Good evening, students, and welcome to मानसरोवर लॉ सेंटर। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, एमरजेंसी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कोई गारंटी हो सकती है कि किसी कंट्री की पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन हमेशा ही स्टेबल रहे, कोई कंट्री उस पर अटैक ना कर दे? ऐसा तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मान लीजिए हमारी कंट्री पे कोई अटैक कर दे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो, उन सब को टैकल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है? तो आप लिखिए पार्ट 18 में। पार्ट 18 तो पार्ट 18 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखें तो कभी भी इसको पार्ट 18 ना लिखें, हमेशा रोमन में लिखें। इसी तरह कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सब्जेक्टिव आंसर में अकाउंट को इस तरह लिख देते हैं। तो ये तो बिजनेस में यूज होता है, A/C। हमें हमेशा यूज करना है ACCOUNT। अब इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हमने किस कंट्री से बोरो किए हैं? तो उसके लिए आंसर है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो की है। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब पार्ट 18 में जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंडिया में किसको अथॉरिटी है इमरजेंसी इम्पोज करने की, लगाने की। और मान लीजिए इमरजेंसी लगा दी गई, तो उस इमरजेंसी को खत्म करने की यानी रिवोक करने की अथॉरिटी किसके पास है? तो इमरजेंसी लगा सकते हैं सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट, और इमरजेंसी को खत्म करना या रिवोक करने का राइट भी किसके पास है? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। ओनली प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी और रिवोक इमरजेंसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसीज प्रेस्क्राइब्ड है, तो उनको आप थोड़ा सा लिखिएगा। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी। सेकंड इज स्टेट इमरजेंसी। इसको हम 2 नामों से और भी जानते हैं, इसको प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट भी कहा जाता है, या इसको हम गवर्नर रूल भी कहते हैं। और थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपके लिए इन तीनों का आर्टिकल जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 352,
स्टेट इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 360। आपके लॉ एंट्रेंस में बहुत ही मुश्किल है कि इमरजेंसी से कोई क्वेश्चन ना आए। डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपका इमरजेंसी प्रोविजन से जरूर आएगा, और आपका ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम एक एक करके इन तीनों इमरजेंसीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आया नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352। ये नेशनल इमरजेंसी दो तरह की हो सकती है, एक एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी और दूसरी हो सकती है इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी हमारे प्रेसिडेंट कब प्रोक्लेम कर सकते हैं? इसके लिए ग्राउंड थी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। मैंने कहा कि द ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी यूज्ड टू बी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, पर अब ये ग्राउंड नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूं कि अब क्या ग्राउंड है। तो पहले ये ग्राउंड थी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। वॉर मतलब किसी कंट्री के साथ वॉर हो गई हमारी, एक्सटर्नल एग्रेशन किसी और ग्रुप्स, एक्सटर्नल ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह हमारे कंट्री पे अटैक कर रहे हैं, या देश में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है। तो इन बेसिस पे हमारे प्रेसिडेंट लगा सकते थे नेशनल इमरजेंसी। अब नोट कीजिए, फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ये हमारे प्रेसिडेंट ने कब लगाई? तो इसके लिए आप लिखिए ऑन 26 अक्टूबर 1962। और ये इमरजेंसी कब तक चलती रही, कब तक कंटिन्यू रही? तो आप लिखिए 10 जनवरी 1968। इसका मतलब हमारे प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल 26 अक्टूबर 1962 को, और रिवोक कर दिया इसको हटा दिया कब? 10 जनवरी 1968। ये जो नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल लगाई गई, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन था वॉर विद चाइना। 1962 में आपको पता ही है चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था। सेकेंड टाइम हमारे प्रेसिडेंट ने फिर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल लगा दी। कब? ऑन 3 दिसंबर 1971 को। ये नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल क्यों लगाई गई?
ड्यू टू वॉर विद पाकिस्तान। अब आप में से कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि पाकिस्तान ने से वार हमारी 1965 में भी हुई थी, तब ये नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल क्यों नहीं लगाई गई? वो इसलिए नहीं लगाई गई थी क्योंकि जो हमने फर्स्ट नेशनल एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई तो वो 26 अक्टूबर 1962 को लगाई, और वो कंटिन्यू कब तक थी? 68 तक। तो 65 में ऑलरेडी हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल लगी हुई थी। सर, श्वेता सिंह, सर, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? 1962। तो आप लिखिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्लियर? अब ये सेकेंड टाइम हमने लगाई नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल 3 दिसंबर 1971 को ड्यू टू वॉर विद पाकिस्तान। अब ये तो कंटिन्यू थी ही, साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी इंटरनल भी लगा दी। कब? 25 जून 1975। अब ये नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल और नेशनल इमरजेंसी इंटरनल दोनों इम्पोज हो गई, और इनको कब हमने रिवोक किया, कब हमारे प्रेसिडेंट ने रिवोक किया, इनको कब खत्म किया? तो आप लिखिए 21 मार्च 1977। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो फर्स्ट और सेकंड नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल लगाई वो लगाई थी ड्यू टू वॉर। जैसे मैंने ग्राउंड बताया था ना, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंसेस। और जो 1975 में प्रेसिडेंट ने इम्पोज की नेशनल इमरजेंसी इंटरनल, वो लगाई गई थी, उसके पीछे ग्राउंड थी इंटरनल डिस्टरबेंसेस। अब 1962 और 71 तो क्लियर है कि वो पहले पाकिस्तान के साथ वॉर की, चाइना के साथ वॉर की वजह से लगाई गई, और 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर की वजह से लगाई गई थी। पर जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई 1975 में, उसके पीछे क्या वजह थी? ग्राउंड तो थी इंटरनल डिस्टरबेंसेस। इलाहाबाद मिसिज इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और 1971 में जो जनरल इलेक्शन हुए तो ये रायबरेली सीट से, लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की इलेक्शन जीती थी। इनके अपोनेंट थे राज नारायण। तो इलेक्शन जीत लिया इंदिरा गांधी ने और हार गए थे राज नारायण। राज नारायण ने इस इलेक्शन को चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। किस ग्राउंड पे चैलेंज किया? कि उन्होंने इस ग्राउंड पे चैलेंज किया कि मिसेस गांधी ने इलेक्शन जीतने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया और कंसर्न्ड ऑफिसर्स को ब्राइब दी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही थी, तो जो उनका जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पिटीशन पे अपना डिसीजन दिया और मिसेस गांधी का इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और मिसेस गांधी को ऑर्डर किया कि आप 20 दिन के अंदर अंदर
प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ दे। ये देखो हमारे यहाँ जुडिशरी कितनी पावरफुल है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया एक हाई कोर्ट ने। ये एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। इससे सबसे ज़्यादा मजे में कौन आ गए? अपोजिशन पार्टीज। तो सारे देश में एजिटेशन शुरू हो गए, प्रदर्शन शुरू हो गए कि मिसेस गांधी शुड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। अब इसको मिसेस गांधी ने नाम दे दिया इंटरनल डिस्टरबेंसेस का। देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन एक बड़े ही नेचुरल फिनोमेना है। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया तो ऑब्वियसली पूरे देश में डिमांड उठने लगी कि अब मिसेस गांधी रिजाइन करें। पर मिसेस गांधी ने रिजाइन नहीं किया और उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और उनको एडवाइस किया कि आप नेशनल इमरजेंसी इंटरनल भी लगा दें। और उनकी एडवाइस पर हमारे प्रेसिडेंट, तब के प्रेसिडेंट डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने नेशनल इमरजेंसी इंटरनल भी लगा दी। तो दोनों इमरजेंसी साथ साथ चली, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल। आपको की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि करीब 20,000 से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो मीसा के अंदर MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब जैसे हमारे तब प्रधानमंत्री जैसे मोरारजी देसाई थे, चंद्रशेखर थे, चरण सिंह थे, जगजीवन राम नहीं बल्कि और ये लालू प्रसाद यादव थे, इसी तरह मुलायम सिंह यादव थे। इस तरह सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया मीसा के अंतर्गत कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब 19 महीने ये नेशनल इमरजेंसी चली थी, नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी चली थी। 1976 में इलेक्शन होने थे, जनरल इलेक्शन। तो इंदिरा गांधी को पता था अगर अब इलेक्शन करा दिए तो हार जाएंगी, इसलिए उन्होंने लोकसभा का टेन्योर 6 साल करवा दिया। फिर 1977 आया। अब तक अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज इंडिया को प्रेशराइज कर रही थी कि आप अपने यहाँ डेमोक्रेसी रेस्टोर कीजिए, वरना हम इंडिया को एड देना बंद कर देंगे। इसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में जनरल इलेक्शन करवाए और उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उन इलेक्शंस में बुरी तरह हारी। और जो जेल में बंद थे लीडर्स, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे, वो उन्होंने बनाई थी जनता पार्टी, और जनता पार्टी को बहुत मेजॉरिटी सपोर्ट मिला और मोरारजी देसाई हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब ये इस तरह से अभी तक 3 बार हम कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। अब नेशनल इमरजेंसी जिसे हमने लगा तो दी, और इसको फिर हमने, हमारे प्रेसिडेंट ने रिवोक कर दिया 21 मार्च 1977 को। उसके बाद से टचवुड आज तक फिर कभी नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, ना इंटरनल ना
एक्सटर्नल। अब इसमें थोड़ा सा आप समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव क्या होता है। व्हाट आर द consequences of national emergency। तो आप सबसे पहले नोट कीजिएगा, इससे पहले मैंने आपको 3 लिस्ट बताई थी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं अंडर डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। पर जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी अब हमारी यूनियन पार्लियामेंट एलिजिबल हो जाती है कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकती है। तो इसका मतलब सभी सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन लिस्ट के पे भी, स्टेट लिस्ट के भी और कंकरेंट लिस्ट के भी। तो इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो गया, फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी। गुरजीत सिंह सप्रा ने पूछा है, सर व्हेन वी विल गेट द नोट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे ई नोट्स, उसके लिए थोड़ा सा बस वेट कीजिए। अभी हम थोड़ा सा टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, इसके बाद अब आपको जो जो टॉपिक पढ़ाते जाएंगे उनके फिर नोट्स भी आपको ई नोट्स देते रहेंगे। तो पहला आपने लिखिए, our constitution gets converted from federal to unitary. Our parliament can make law on any subject of state list 2 TW। सेकेंड लिखिए कंसिक्वेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी में, सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड, सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड to give directives to state as to the manner in which it is to exercise their executive powers। जिसे मैंने बताया था आपको कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किसका सब्जेक्ट है, स्टेट्स का। पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो हमारा सेंटर यूनियन गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स गवर्नमेंट कि आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को किस तरह से यूज करेंगे। तो उस पर कंट्रोल किसका आ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट का। थर्ड लिखिए, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर मॉडिफाई एनी प्रोविजन relating to the distribution of revenue
बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जब हम आपको फाइनेंस कमीशन बताएंगे तब आपको बताया जाएगा कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि जो सेंटर के पास रिवेन्यू आता है उसमें से कितना सेंटर रखेगा और उसका कितना परसेंट स्टेट्स के साथ जाएगा, और पर स्टेट को हमारे यहाँ स्टेट छोटे बड़े हैं तो हर स्टेट को उसमें से कितना मिलेगा, तो ये रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हमारे प्रेसिडेंट इस प्रोविजन में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इम्पोज एनी टैक्स which ordinarily falls in state list। तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उन पे नॉर्मल टाइम में टैक्स लगाने की अथॉरिटी किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हमारी यूनियन पार्लियामेंट टैक्स लगा सकती है उन सब्जेक्ट्स पे भी जो जनरली स्टेट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट लिखिए, द लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year ईच टाइम। हमारे यहाँ लोकसभा का टेन्योर कितना है? 5 years। पर अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हम इलेक्शन करवाएंगे या उस नेशनल इमरजेंसी को टैकल करेंगे? तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हमारी लोकसभा का टेन्योर एक साल, एक बार में 1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। कितनी बार बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी मान लीजिए 10 साल खिंच गई तो आप 1 साल करके बढ़ा सकते हैं, पर एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं आप उसका टेन्योर। इसी तरह जब नेशनल इमरजेंसी लगी और किसी विधानसभा का, स्टेट विधानसभा का टेन्योर भी सबका 5 साल है, अगर मान लीजिए किसी का टेन्योर खत्म हो रहा है तो हम वहां चुनाव थोड़ा कराएंगे। ऐसे में उस स्टेट की विधानसभा का भी टेन्योर एक बार में 1 साल हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें एक काशवी बंसल का क्वेश्चन है, सर वाज द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज ड्यूरिंग कारगिल वॉर? तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब कारगिल वॉर हुई थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसा हमें लग रहा था कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी तक नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 बार ही लगी है जो मैंने आपको बताया है। पर आपने बिल्कुल सही गेस किया कि कारगिल वॉर के वक्त भी शायद लगी हो, ऐसा नहीं हुआ था। अब इसमें आप जो हमारा फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स
सस्पेंड किए जा सकते थे, और जो आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता था। आज ये सिचुएशन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं किए जा सकते थे, ये हम पहले की बात बता रहे हैं। अब क्या पोजीशन है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करेंगे। मिसेस इंदिरा गांधी ने 1975 में हमारे प्रेसिडेंट को कहा कि आप एडवाइस किया कि नेशनल इमरजेंसी इंटरनल लगा दीजिए, और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी इंटरनल लगा दी गई। उस नेशनल इमरजेंसी में मिसयूज हुआ पावर का, मिसेस गांधी डिक्टेटर बन गई, और उन्होंने सबसे पहले 1976 में 42nd अमेंडमेंट करवाया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इन्होंने क्या करवाया, इसमें प्रोविजन कि प्रांजल का क्वेश्चन है, हाउस टैक्स एंड इनकम टैक्स इंक्लूड्स इन विच लिस्ट? हाउस टैक्स कम्स अंडर स्टेट लिस्ट और इनकम टैक्स कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया 1976 में, और उसमें प्रोविजन ये किया गया कि जुडिशियल इम्यूनिटी दी गई प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को। यानी प्रेसिडेंट ने अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, प्रोक्लेम कर दी है, तो आप उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसको आप लिखिएगा, it was the proclamation of national emergency by president was awarded judicial immunity that is the proclamation of national emergency cannot be challenged in any court on any ground। तो इसको मतलब अब आप चैलेंज नहीं कर सकते इस कोर्ट में। पर जो हमारे नेशनल लीडर्स जो मीसा में जेल में बंद कर दिए गए थे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा की आशंका से, जब वो रूलर बन गए 1977 में, तो उन्होंने कहा कि मिसेस गांधी ने मिसयूज किया इमरजेंसी प्रोविजंस का। तो उन्होंने पास करवाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब इसमें जो ये प्रोविजन किया गया था कि नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को जुडिशियल इम्यूनिटी दी गई थी, इसको खत्म कर दिया गया। तो आज की डेट में क्या प्रोविजन है कि एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट कैन बी जुडिशियली challenged।
क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पहले हमारे यहां प्रोविजन ये था कि प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, तो हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेपरेटली अपनी एक्सेप्टेंस देंगे उस प्रोक्लेमेशन को विद इन 1 मंथ बाय सिंपल मेजोरिटी। पर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जब बनी तो उन्होंने इसको चेंज करवा दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो आज की डेट में क्या प्रोविजन है कि एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट must be approved by both houses of parliament by special majority। इंस्टेड ऑफ सिंपल मेजोरिटी अब क्या हो गया, स्पेशल मेजोरिटी, यानी 2/3 मेजोरिटी विद इन 1 मंथ ऑफ प्रोक्लेमेशन। क्लियर? पहले क्या प्रोविजन था कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, और फिर प्रेसिडेंट लगा सकते थे नेशनल इमरजेंसी। पर इन्होंने कहा कि इस तरह से तो मिसयूज कर सकता है प्राइम मिनिस्टर अपनी अथॉरिटी का। तो 44th अमेंडमेंट से क्या प्रोविजन कर दिया गया, आप लिख लीजिए। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी only on written advice of Union Cabinet headed by Prime Minister। तो अब प्रेसिडेंट रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की के बाद ही, इस एडवाइस के बाद ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा आप, चेंज क्या किया गया। पहले हमारे यहां क्या प्रोविजन था कि जब एक बार प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी तो वो हमारे पूरे देश में लागू हो गई, और हमारे सभी जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते थे, और आर्टिकल 19 में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता था। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने फील किया कि इंडिया तो इतना वास्ट कंट्री है, कई बार जरूरत नहीं हो कि कोई, जरूरी थोड़ा है कि नेशनल इमरजेंसी लगे तो पूरे देश में लगे, हो सकता है हमारे कंट्री का कुछ हिस्सा ही डिस्टर्ब हो। तो अब क्या प्रोविजन किया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, अब लिखिए, नाउ प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, now president can proclaim national emergency in whole of India, in some parts of India, comma, in some states, in one state,
or in a part of state। तो अब हमारे प्रेसिडेंट पूरे देश में लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, चाहे तो देश के कुछ हिस्सों में लगा सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में लगा सकते हैं, या सिर्फ एक स्टेट में लगा सकते हैं, और चाहे तो एक स्टेट के भी सिर्फ कुछ पार्ट्स में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। क्लियर? तो अब आज ये प्रोविजन है कि हम हमारे प्रेसिडेंट चाहे तो प्रोक्लेम कर दे नेशनल इमरजेंसी यूपी के सिर्फ कुछ पार्ट्स में, पर पहले लगती थी तो पूरे देश में लग जाती थी। श्वेता सिंह का क्वेश्चन है 2/3 मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली 2/3 मेजोरिटी सेपरेटली इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें देखिए नेक्स्ट चेंज क्या किया गया। नेक्स्ट ये चेंज किया गया कि अब जैसे मैंने कहा 20,000 से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। मीसा में बेल भी नहीं होती थी, वो हमारे सभी लीडर 19 महीने जेल में रहे। तो उनके जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हैम्पर हो गया। इन्होंने मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने फील किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या प्रोविजन कर दिया गया है कि ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, पर 2 फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट राइट्स बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स में ही। तो अब आप लिखिएगा, ये भी किससे किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ड्यूरिंग नेशनल emergencies, fundamental rights of the citizens can be suspended, but two fundamental rights under Article 20 and 21 right to life and liberty, these rights can never be suspended. तो ये इनको हमने बना दिया एब्सोल्यूट राइट्स। तो ये 2 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 220 एंड 21 को हमने एब्सोल्यूट राइट बना दिया। दीज 2 राइट्स यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नेवर बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो अब जो है पोजीशन ये है कि हम नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। और 2 राइट जो ये आर्टिकल 20 एंड 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इन राइट्स फंडामेंटल राइट्स को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। पहले जैसे मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन क्या थी लगाने के लिए, क्या कंडीशन? वॉर
और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो पहली दो बार जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इस तरह से लगाई गई थी, इस वजह से लगाई गई थी, वॉर की वजह से। पर जो इंदिरा गांधी ने जून 1975 में लगवाई इंटरनल इमरजेंसी, उस वो किस ग्राउंड पे लगाई? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे। तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने कहा कि मिसेस गांधी ने मिसयूज किया इमरजेंसी प्रोविजंस का, अपनी पोस्ट बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस टर्म का मिसयूज करके नेशनल इमरजेंसी लगवाई, जबकि देश में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रदर्शन जो है एक लोकतंत्र में बड़ा ही कॉमन फिनोमेना है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो इसलिए कोई इन्होंने मिसयूज किया। तो 44th अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट अब जो है नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पे इंपोज कर सकते हैं, वो कर दी गई है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो हमने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को रिप्लेस किससे कर दिया? आर्म्ड रिबेलियन से। किससे किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो आज क्या ग्राउंड है? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने फील किया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वेग टर्म है, इसका मिसयूज किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी इंटरनल प्रेसिडेंट तभी लगा सकते हैं जब आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन हो, यानी जब खतरा हो कि हमारी आर्मी, हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनमें रिबेल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हों, हमारी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हों ये, या जैसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो इस या सीआरपीएफ है, इस तरह में फोर्सेस में रिबेलियन एक्टिविटी शुरू हो गई हों, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ना माने जा रहे हों, हमारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम चल रही हो, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी इंटरनल। और जो मैंने ये जो टर्म बताई है वॉर, वॉर का मतलब ये नहीं है कि वॉर शुरू हो जाए तभी लगा सकते हैं। वॉर इंक्लूड्स वॉर लाइक सिचुएशन, यानी हालात ऐसे बन रहे हो कि हमें खतरा हो जाए दूसरे देशों से, भारी देशों से आक्रमण का, तो भी हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हमने किन वर्ड से रिप्लेस कर दिया है। अब ये देखिए कि नेशनल इमरजेंसी लगा कौन सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट। और उसको रिवोक, खत्म कौन कर सकते हैं? सिर्फ प्रेसिडेंट। तो इसका कोई कंट्रोल पब्लिक पे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इसको रिवोक करने की कुछ अथॉरिटी हमारी पब्लिक को भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट मिसयूज करती रहे और जरूरत नहीं है तब भी नेशनल इमरजेंसी लगाती रहे। तो ये प्रोविजन किया गया। तो आप इसमें लिखिए, ये सब किससे किए गए? 44th अमेंडमेंट एक्ट से।
इसमें क्या किया गया, हमने क्या किया, पहला लिखिए, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिवोक फोर्टी फोर्थ में से, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिवोक proclamation of national emergency if Lok Sabha passes a resolution disapproving the same by its simple majority। यानी अगर हमारी लोकसभा अपनी सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि देयर इज नो नीड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इट शुड बी रिवोक्ड, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी। एक और प्रोविजन किया गया रिवोक के बारे में, आपको आगे जैसे हम बताएंगे कि हमारी पार्लियामेंट के दो हाउसेस के बीच, हमेशा तो पार्लियामेंट काम नहीं करती, तो दो सिटिंग के बीच हमारी पार्लियामेंट में लिए गैप कैन नॉट बी मोर देन 2 months, तो लेस देन 2 months होगा वो, तो इसका मतलब लगभग 6 महीने तक का गैप हो सकता है। आज लोकसभा हमारे यहाँ मान लीजिए काम ही नहीं कर रही, अभी वो सेशन चालू ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पास करने के लिए तो फिर वेट करनी पड़ेगी कि कब लोकसभा का सेशन शुरू हो, और लोकसभा के मेंबर फील कर रहे हो कि अब जरूरत नहीं है इमरजेंसी की, तो इसमें भी एक प्रोविजन किया गया है। इफ 1/10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, आप लिखिए, इफ 1/10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा asks the president to call a special session, to disapprove national emergency, then president is bound to call a special session of Lok Sabha for this purpose। अब अगर लोकसभा में फिर सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया ये रेजोल्यूशन कि कॉल ए स्पेशल सेशन विद इन 14 days फॉर दिस पर्पस, तो 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा का सेशन बुलाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने सेशन बुला लिया और उसके बाद लोकसभा ने अपनी सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया कि डिसअप्रूव कर दिया नेशनल इमरजेंसी को, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी। तो जो अनलिमिटेड पावर थी प्रेसिडेंट के पास रिवोकेशन से रिलेटेड, उसको एक तरह से लोकसभा के हाथों कुछ कंट्रोल में करवा दिया। 2 क्वेश्चन ले रहा हूं। एक अनुष्का सिंह ने पूछा है, सर आर्म्ड रिबेलियन कैन नॉट बी डन बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स दैट इज सिविलियंस। ऑब्वियसली आर्म्ड रिबेलियन सिटीजन्स थोड़ा कराएंगे, पर मान लीजिए जैसे पब्लिक
जो हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता आर्म्ड फोर्सेस में। आप देखते हैं बहुत से कंट्रीज में सिविल वॉर चलती रहती है, वहाँ की आर्मी, वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस पे कंट्रोल नहीं रहता। डिफरेंट फैक्शंस ऑफ आवर आर्मी डू कीप ऑन फाइटिंग। तो इस वजह से सिचुएशन उस तरह से हो जाए, हमारी आर्म फोर्सेस में रिबेलियन हो जाए, तब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट लगा सकते हैं कि कुछ ऑर्डर नहीं मान रही हमारी। ऐसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कभी जनरली नहीं सुना होगा कोई स्ट्राइक वगैरह का, ऐसे आर्मी वगैरह में भी स्ट्राइक वगैरह नहीं हो सकती। पर कई बार आपने देशों में देखा होगा तख्ता पलट हो जाता है, वहाँ पे सरकारें बदल जाती हैं, जो रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको हटा के मिलिट्री रूलर्स भी बन जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को अगर लगे कि भाई म्यूटनी के चांसेस हो रहे हैं, आर्म रिबेलियन हो रही है, तब लगाया जा सकता है। फिर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, बट सर राइट टू लाइफ इज टेकन अवे व्हेन डेथ पेनल्टी इज गिवन बाय द स्टेट, देन हाउ कैन दे बी एब्सोल्यूट। देखिए एब्सोल्यूट राइट ही है, बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। डेथ सेंटेंस तो एक एक्सेप्शन है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, जब कोई सिटीजन ने या किसी फॉरेन नेशनल ने चाहे तो कोई बहुत ही ज़्यादा हीनियस एक्ट किया हो, तो आप जिसको डेथ पेनल्टी मिल रही है उसको आप कहें कि ये तो राइट टू लाइफ उसका एब्सोल्यूट राइट है, इसलिए उसको कैसे फांसी की सजा दी जा सकती है, दिस इज नॉट राइट। ये ठीक है कि बहुत से कंट्रीज ने एबॉलिश कर दिया डेथ पेनल्टी यानी कैपिटल पनिशमेंट को, पर अभी हमारे यहाँ पर अभी भी ये प्रेवलेंट है। Even law commission has recommended to waive death penalty। ये रिकमेंडेशन दी है लॉ कमीशन ने, उन्होंने कहा है कि डेथ पेनल्टी सिर्फ दो ही एक्ट्स पे दी जानी चाहिए। पहला कि किसी ने वो किया हो टेररिस्ट एक्ट, और दूसरा देशद्रोह ट्रेटरी की हो, तब दी जानी चाहिए। पर अभी ये लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है लॉ मिनिस्ट्री को, हो सकता है आगे 5-7 साल में हमारे यहाँ से भी डेथ पेनल्टी एबॉलिश हो जाए। पर जो आपने कहा कि डेथ पेनल्टी कैसे दी जा सकती है अगर ये एब्सोल्यूट राइट है, दिस इज नॉट करेक्ट। एब्सोल्यूट राइट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई सिटीजन औरों को मार दे तो तब भी उसका अपनी लाइफ पे एब्सोल्यूट राइट है। और अब इसमें आई थिंक ये नेशनल इमरजेंसी के कंसेप्ट आपको काफ़ी कुछ हो गया होगा। इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने ये हिस्टोरिक डिसीजन दिया था, और बाद में इस डिसीजन को चैलेंज किया गया था इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस HR खन्ना, ये हमारे चीफ जस्टिस थे तब, उनकी बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स कर दिया था। इनको दोबारा से जो मतलब उनको ऑर्डर को उन्होंने रिवर्स कर दिया था, नल एंड वॉइड कर दिया था। अब आप लिखिएगा स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 356, इसको जिसे मैंने कहा कि हम गवर्नर रूल भी कह देते हैं या प्रेसिडेंट रूल भी कह देते हैं इन स्टेट। अब आर्टिकल 356 में क्या है कि
अगर हमारे प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, तो हमारे प्रेसिडेंट उस स्टेट की गवर्नमेंट यानी चीफ मिनिस्टर और जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको डिसमिस कर दिया जाता है, और जो विधानसभा है उसको या तो आप सस्पेंड कर सकते हैं या उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर सस्पेंशन में रखी जाती है तो एमएलए बने रहेंगे, और अगर डिसॉल्व कर दी तो उसको डिसॉल्व करने का मतलब है कि वो फिर नए चुनाव होंगे वहां पर। तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जब पॉसिबल नहीं होता, तब वहां पर इस तरह स्टेट इमरजेंसी हमारे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। तो उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में आ जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के। और जो वहाँ के गवर्नर होते हैं वो एक तरह से नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, पर अब बन जाते हैं वो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब तो आप इसमें एक जरा लाइन लिखिएगा कि ये कब लगाई जा सकती है। President can proclaim state emergency in a state due to breakdown of constitutional machinery in a state। इसका मतलब जब उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सरकार बनाना पॉसिबल ना हो। इसको मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दिल्ली में 2013 में, दिसंबर 2013 में दिल्ली की विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, और दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें? 70। और आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने एमएलए की सपोर्ट चाहिए? टोटल मोर देन हाफ, यानी 36। अब जब यहाँ पर दिल्ली में इलेक्शन हुए तो उसमें जो रिजल्ट्स आए उसमें आई थी बीजेपी 32, आप पार्टी 28, कांग्रेस 8, अदर्स 2। तो इस तरह से 70 सीट्स आई थी। अब जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने, चूंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें आई थी, तो बीजेपी के लीडर हर्षवर्धन को इनवाइट किया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। बीजेपी ने क्लेम नहीं किया था गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, उन्होंने खुद इनवाइट किया था। तो पर बीजेपी के लीडर जो थे हर्षवर्धन, उन्होंने मना कर दिया कि सिंस वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड मेजोरिटी, वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू मेक द गवर्नमेंट। अब उन्होंने इनविटेशन भेजा आप पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल को। अब अरविंद केजरीवाल के पास भी डिजायर्ड मेजोरिटी नहीं थी, तो उन्होंने कांग्रेस से एक्सटर्नल सपोर्ट लिया। एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब, उन्होंने कांग्रेस ने कहा कि आप गवर्नमेंट बनाइए,
पर हम वी विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारा कोई मंत्री उसमें नहीं बनेगा। तो 28 प्लस 8 कितने हो गए? 36। तो रिक्वायर्ड मेजोरिटी पूरी हो गई और अरविंद केजरीवाल बन गए चीफ मिनिस्टर। पर 49 डेज के बाद उनका रिफ्ट हो गया कांग्रेस पार्टी से। किस बिल पे? जन लोकपाल बिल पे। और कांग्रेस ने उस पर सपोर्ट नहीं किया, तो आप पार्टी फिर क्या गई? माइनॉरिटी में। और अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। अब जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बीजेपी लीडर हर्षवर्धन को दोबारा इनवाइट किया कि आप आइए और गवर्नमेंट बनाइए। उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारे पास तो मेजोरिटी सपोर्ट नहीं, हम नहीं बना सकते। तो अब ये क्राइसिस पैदा हो गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप या कोलिएशन गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं था। तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन पर दिल्ली में लगा दिया गया प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल एक बार में आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगा सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। अब प्रेसिडेंट रूल जब 6 महीने बीतने को आए, तो जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने दोबारा पूछा बीजेपी के लीडर को कि आर यू इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट? हर्षवर्धन अगेन रिफ्यूज्ड। आप पार्टी ने तो रिजाइन कर ही दिया था, कांग्रेस से पूछने का कोई सेंस नहीं बनती थी, सिर्फ 8 मेंबर थे उनके। तो फिर उन्होंने दोबारा उसमें प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करने की रिकमेंडेशन भेज दी। यूनियन गवर्नमेंट ने फिर वो मान ली रिकमेंडेशन और दिल्ली में फिर 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अब प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 6 महीने के लिए 2 बार लगाया जा सकता है। अब दूसरी टर्म भी खत्म होने को आ गई, तो यहाँ कोई दिल्ली में सिचुएशन नहीं थी गवर्नमेंट बनने की। तो हमने तब क्या किया? हमने दिल्ली की विधानसभा को सस्पेंड कर दिया, यानी दिल्ली की विधानसभा के जो मेंबर्स थे वो एमएलए बने रहे। पर जब 2 बार 6 महीने बीत गए और दिल्ली में कोई पॉपुलर गवर्नमेंट बनने की संभावना नहीं हुई, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ने दिल्ली की विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया। तो वरना दिल्ली की विधानसभा का टेन्योर कब तक था? दिसंबर 2013 से लेके दिसंबर 2018 तक का। पर दिल्ली की विधानसभा को फरवरी 2015 में ही डिसॉल्व कर दिया गया और फ्रेश इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए गए। अब फिर दिल्ली में फरवरी 2015 में दोबारा इलेक्शन हुए। दिल्ली में 2015 में दोबारा इलेक्शन हुए और उसमें आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी 67 सीट्स और बीजेपी 3 सीट्स लेके आई थी और फिर आप पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। तो ये इस तरह से जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो स्टेट में, तो हमारे प्रेसिडेंट वहाँ की विधानसभा को सस्पेंड या डिसॉल्व कर देते हैं और वहाँ की चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता है और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के हाथ में आ जाता है। यानी एक तरह से गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव? यूनियन गवर्नमेंट का। तो यूनियन गवर्नमेंट
का रूल आ जाता है उस स्टेट में। तो इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, आर्टिकल 356। अब जनरली ये इसका मिसयूज करती है यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्टेबलाइज अपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। जब 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई सेंटर में, तो उन्होंने कांग्रेस रूल्ड 8 स्टेट्स की सरकारें गिरा दी। इसी तरह जब 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आई, तो उन्होंने जनता पार्टी रूल स्टेट्स गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर दिया, उनको हटा दिया। तो बहुत बार मिसयूज भी होता है। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। शाम को बीजेपी रूल्ड 4 स्टेट्स में, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट को हटाकर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अब बीजेपी ने कहा ठीक है, यूपी की बात तो हम मान सकते हैं कि यूपी में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद हालात काफ़ी टेंशन में आ गए थे, पर राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश में आपने हमारी सरकारें कैसे गिरा दी, वहाँ प्रेसिडेंट रूल कैसे लगा दिया। इसको गवर्नमेंट के इस एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट gave order in favor of union government। इसी तरह आपने देखा होगा 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो फिर हरीश रावत की गवर्नमेंट को उत्तरांचल में इन्होंने हटा दिया था और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। कांग्रेस पार्टी ने यूनियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज किया उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। इसके बाद बीजेपी ने चैलेंज किया उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और फ्लोर टेस्ट करवाने का ऑर्डर किया अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसमें जीत गए हरीश रावत, और वहाँ दोबारा से गवर्नमेंट कांग्रेस की एस्टैब्लिश हुई। तो बहुत बार जो यूनियन गवर्नमेंट है मिसयूज भी करती है इस प्रोविजन का। अब इसमें एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो आप लिख लीजिए। नाइन जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट in S.R. Bomai's case gave decision that validity of proclamation of Article 356
can be judicially challenged, can be judicially challenged. क्लियर? तो इसका मतलब प्रेसिडेंट के आर्टिकल 356 में अगर वो प्रेसिडेंट रूल लगा देते किसी स्टेट में, तो उसको आप जुडिशियली चैलेंज कर सकते हैं। गीतांजलि शर्मा का क्वेश्चन है, सर व्हाट डिड HR खन्ना रिवर्स? HR खन्ना जो बेंच थी, जब सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी इस केस को ले गई, आगे डिसीजन जो उन्होंने दिया था उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने, तो उन्होंने HR जो बेंच थी उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। यानी जो उन पे चार्ज लगाए गए थे इंदिरा गांधी पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करने के, उनको उन्होंने नहीं माना और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था ना उन्हें कि 40 दिन के अंदर अंदर आप रिजाइन कीजिए, तो वो उन्होंने रिवर्स कर दिया। गीतांजलि पूछ रही हैं, सर बाय विच ऑर्डर? तो आप अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जो दिया उससे किया। फिर क्वेश्चन आ रहा है, सर वॉज प्रेसिडेंट रूल इन कश्मीर चैलेंज इन एनी कोर्ट? यस, ऑब्वियसली ये तो चैलेंज होते रहते हैं। और उसमें जो भी, जैसे मैंने बताया अभी आपको एग्जाम्पल दिया इसका भी, उत्तराखंड का, इसी तरह मणिपुर में भी जब हमारे यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने प्रेजेंट रूल लगा दिया गया था, तो वहाँ के डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। गीता ने ये अब, और बस ये हो गए क्वेश्चन आपके। और कोई क्वेश्चन हो तो टाइप कर दीजिएगा। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, तो इसमें आपको जैसे बताया एक बार में प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है? 6 महीने के लिए। और उसको कितनी बार मैक्सिमम लगाया जा सकता है? तो आप लिखेंगे 2 बार। तो इसमें मैं आपको कुछ प्रोविजन बता रहा हूं। तो इसमें 44वें अमेंडमेंट से पहले आप क्या कर सकते थे? 6 महीने करके 3 साल तक किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे। पर 44th अमेंडमेंट से ये चेंज किया गया कि अब जो है आप मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, यानी मैक्सिमम 2 बार लगा सकते हैं 6 महीने करके। तो पहले 3 साल लगा सकते थे, अब कर दिया 1 साल तक लगा सकते हैं 6 महीने करके लिए एक बार में। और पर इसमें 2 एक्सेप्शन दी गई हैं। नॉर्मली तो आप मैक्सिमम 2 बार लगा सकते हैं, पर 2 इसमें एक्सेप्शन भी है। मान लीजिए किसी स्टेट में
या किसी पार्ट ऑफ स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप उस स्टेट में 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को 6-6 महीने करके। तो मान लीजिए आप पंजाब स्टेट में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है अंडर आर्टिकल 352, तो वहाँ पर आप फिर इसको 6-6 महीने करके 3 साल बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, इलेक्शन कौन कराता है विधानसभा के? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई कर देता है कि उस स्टेट में कि विधानसभा के इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर भी 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल को 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। तो आप ये दो कंडीशंस लिख लीजिए। प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, president rule in a state can be extended up to 3 years if president has proclaimed national emergency under Article 352 in that state or in a part of the state, or in a part of the state। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, कब 3 साल तक आप लगा सकते 6-6 महीने करके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाइज difficulties in holding free and fair elections for the concerned legislative assembly। जैसे मैंने नेशनल इमरजेंसी में लिखाया था कि आपको पार्लियामेंट मस्ट हैव टू अप्रूव नेशनल इमरजेंसी विद इन 1 मंथ, तो आप इसमें लिखिएगा पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव स्टेट इमरजेंसी विद इन 2 मंथ्स। और नेशनल इमरजेंसी भी आप हमारे प्रेसिडेंट एक बार में मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगा सकते हैं, और उसको 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है इंडेफिनेटली फॉर आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो जब स्टेट में मान लीजिए आज महाराष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाए, तो जो उद्धव ठाकरे हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्लस उनका जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो डिसमिस हो जाएगी। विधानसभा वहाँ की सस्पेंशन में भी रखी जा सकती है या डिसॉल्व की जा सकती है। अगर डिसॉल्व की जाएगी तो नए इलेक्शन होंगे, और अगर सस्पेंशन में रखी जाए तो फिर नई गवर्नमेंट की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बन सकती हैं। और फिर जो वहाँ के गवर्नर हैं मिस्टर कोश्यारी,
जो आज नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो बन जाएंगे रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और अपनी असिस्टेंस के लिए वो कुछ एडवाइजर अपॉइंट कर देंगे। ये एडवाइजर्स जो होते हैं जनरली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो ये एडवाइजर्स की हेल्प से वो गवर्नमेंट चलाएंगे महाराष्ट्र की ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके लिए लिखिए आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगा सकता है? हमारे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। कब लगा सकते हैं? जब हमारे देश की फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा जाए, जब हम प्रॉब्लम में हो तो हमारे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। तो आप लिखिए प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल emergency in India if financial stability or credit of India is in danger। तो जब हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या हमारी क्रेडिट डेंजर में हो तो हमारे प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब तक कितनी बार लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो टचवुड आज तक हमारे देश में प्रेसिडेंट ने कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं की है। अब फाइनेंशियल जब लगी हो इमरजेंसी तो इसमें इसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं? तो आप इसमें लिखिएगा कंसीक्वेंसेस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कोई कंट्री बता सकते हैं जहाँ पीछे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई हो? तो कुछ स्टूडेंट नाम दे देते वेनेजुएला का। वेनेजुएला में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, वहाँ पे डीमोनेटाइजेशन किया गया था। जब हमारे यहाँ मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया था 2016 में नवंबर में, तब उसके बाद वहाँ पर भी डीमोनेटाइजेशन किया गया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी ग्रीस में। तो 1978 में जब हमारे यहाँ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी तब भी ऐसा लगने लगा था कि शायद हमारे प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, क्योंकि हमने तब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था और उसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे रखा था हमने अपना गोल्ड रिजर्व ऑयल, गोल्ड हमने दिया था। तो जिसे कहा जाता है ना, कोई आदमी अपना सोना जेवर तभी बेचता है जब उसकी हालात बहुत खराब हो। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी ने आरोप लगाया कि देखो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने तो देश का सोना ही गिरवी रख दिया IMF के आगे, कितनी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई है। तब पर फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई नहीं गई थी। इसी तरह 1991 में भी हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहे थे। राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी, चंद्रशेखर जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए रही है।
तब भी जैसे अब तो कोरोना की वजह से गेस्ट लिमिट कर दिए गए थे, ऐसे ही तब भी लिमिट लगा दी गई कि 100 से ज़्यादा गेस्ट नहीं हो सकते मैरिज या किसी फंक्शन में, और 4 से ज़्यादा आप डिश सर्व नहीं कर सकते। पर तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमारी पार्लियामेंट को लगाने के बाद पार्लियामेंट को 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपनी अप्रूवल देनी होती है। दो महीने के अंदर अंदर उसको अपनी अप्रूवल दे। तो आपको ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 महीना, स्टेट इमरजेंसी के लिए 2 महीना, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2 महीने में अप्रूवल पार्लियामेंट की जरूरी होती है। अब इसमें लिखिए consequences of national फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। इसका परिणाम क्या होता है, consequences क्या होते हैं। तो आप लिखिएगा सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस, सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट, to any state to observe measures such as deduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the state। अब जो स्टेट के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी डिसाइड करना किसका राइट है, स्टेट गवर्नमेंट का। पर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दे सकती है, उनकी सैलरीज वगैरह कट करने का ऑर्डर दे सकती है, अपने स्टाफ का अपना खर्चा कम करने का ऑर्डर दे सकती है, उनके अलाउंसेस को कम करवा सकती है, इस तरह से। सेकंड लिखिए center may require all money or financial bills reserved for the president's consideration after they are passed by state legislature। स्टेट लेजिस्लेचर ने जब कोई बिल पास कर दिया तो गवर्नर के सिग्नेचर होने के बाद वो एक्ट बन जाता है। पर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है और कोई फाइनेंशियल या मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया तो वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए रोका जा सकता है। जब हमारे प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे तभी वो स्टेट में लागू होगा। ये सिर्फ अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है उस सिचुएशन में का प्रोविजन है। नेक्स्ट लिखिए प्रेसिडेंट मे ऑल्सो इशू डायरेक्टिव्स फॉर रिड्यूसिंग द सैलरीज and allowances of persons
serving the union government, including the judges of Supreme Court and High Courts. नेक्स्ट लिखिएगा, सेंटर में एनहांस द टैक्स रेट्स and can impose new taxes to overcome the financial crisis. तो यहां पर भी अप्रूवल कितने दिन में चाहिए? प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को 2 महीने के अंदर अंदर। अब कितने भी टाइम तक रह सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी कब? तो इस तरह से ये कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू टैकल वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। तो डेफिनेटली आप कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप टाइप कीजिए। मैं अभी 1 मिनट तक पॉज कर रहा हूँ। आप 1 मिनट तक टाइप कीजिए, फिर मैं उनके आंसर करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। बस क्या मैंने पहले ही कह दिया था ना, मैं टॉपिक पूरा खत्म कराना था मुझे आज, वरना अच्छा नहीं लगता ये टॉपिक इस पर। और तो कोई क्वेश्चन नहीं था इस पर, था कोई? घर से कौन था? आ जाओ। बॉम्बे से था क्या? कह रही थी